नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश और देश में दिव्यांगजनों की सेवा के लिए समर्पित एक ऐसी शख्सियत से जो मध्य प्रदेश राज्य दिव्यांगजन आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और दिव्यांगजनों की सेवा में पिछले 6 साल से लगातार आयुक्त के पद पर रहते हुए लगे हुए हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त के तौर पर राष्ट्रपति ने उन्हें पुरस्कृत भी किया। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश दिव्यांगजन राज्य आयुक्त संदीप रजक जी। रजक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजक जी, जैसा कि आपका प्रोफाइल मैं पढ़ रहा था, प्रोफाइल के आधार पर मैं आपका परिचय देने में सक्षम नहीं हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारे पद, बहुत सारे दायित्वों से होते हुए आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं और यहाँ पर भी लगभग 6 साल आपको हो चुका है, 2 कार्यकाल आपके हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो उस पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करेंगे जिससे आप आते हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि में आपने लगभग 36 वर्ष आरएसएस की आयु पूरी की और उसके बाद ये पद आपको मिला। तो सबसे पहले वो बैकग्राउंड जहां से आप निकले, अपने परिवार में आपने वो मुकाम बनाया जो देश और राष्ट्र की सेवा के साथ परिवार को भी गौरवान्वित करता है। जैसा कि मैं जानता हूं या सुना है आपके बारे में कि बहुत से साधारण परिवार से आप निकलते हैं, तो शुरुआत से लेकर यहां तक कि आपकी यात्रा के बारे में शॉर्ट में बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अत्यंत ही वंचित परिवार के लोग हैं और हमारे जो परिवार में ही एक हमारे दिव्यांगजन हमारे परिजन थे। उनको लेकर के मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं यार, ये फील्ड को चुनना चाहिए और दिव्यांगजनों की, पीड़ित जनों की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि हम लोग जो हमारा घर था वहाँ ऐसी स्थिति की पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। जब हम कक्षा 9वीं में आए तब हमारे घर में लाइट आई। तब जब लाइट लगी थी तो हम लोग 9वीं में हम पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब एक बहुत खुशी का क्षण हम लोग के घर में था वो। तो पिता का संघर्ष, हमारे परिवार का संघर्ष सब रहा और इसके साथ साथ जो हमारे परिवार का जो शिक्षा थी वो थी कि ईमानदारी से जीवन जीना है और अपने द्वारा दूसरे की मदद के लिए हम कैसे प्रयास कर सकते हैं उसमें आगे बढ़ना है। और फिर आगे जब मैं किशोरावस्था में आया तब हम संघ के संपर्क में आए और संघ के हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक हुआ करते थे, उनके संपर्क में आए और उसके माध्यम से संघ की यात्रा शुरू हुई। और पूरा जो जीवन में जो परिवर्तन मैं अपने आप को मानता हूँ, तो संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसमें रह करके जो व्यक्तित्व निर्माण का जो परिकल्पना है वो वास्तव में मैं अपने आप में साकार उसको मानता हूँ कि एक साधारण परिवार से आकर के और हमारे घर में जिस प्रकार से हम लोग का रहन सहन था उसको लेकर के और संघ से जुड़ करके और हमारे परिवार की जो मंशा थी मैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। और मैंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा ली वो भी दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण से संबंधित थी। मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन किया और इस स्पेशल एजुकेशन में मैंने डिप्लोमा किया, लर्निंग डिसेबिलिटी में मैंने डिप्लोमा किया और मैंने समाजशास्त्र में एमए भी किया। तो और दिव्यांगजनों की सेवा करते करते जब ये लगा कि हम जो कर रहे हैं वास्तव में ये बहुत बड़ा हमको प्रभु का आशीर्वाद है, उनका जो अनुकंपा है कि हमें ये अवसर दे रहा है वो कि हम ऐसे लोगों की हम मदद कर पा रहे हैं। तो सन 2002 में वंदन पुनर्वास संस्थान की स्थापना भी जबलपुर में की गई, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को आवासीय व्यवस्था दे करके उनको उनका पालन पोषण, उनका शिक्षण प्रशिक्षण और ऐसे गंभीर दिव्यांगजनों के लिए जिसके लिए सब मना कर देते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सेवा की गई। और अखिल भारतीय दृष्टिहीन कल्याण संघ जो कि 1996 में नागपुर से शुरू हुआ था, उसमें भी दृष्टिबाधितों के लिए कार्य करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, लगातार करते रहे। फिर 2008 में समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल, जैसे जिसको सब सक्षम के नाम से जानते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर का एक सबसे बड़ा संगठन है जो कि सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए और दिव्यांगजनों को साथ में लेकर के एक बड़े स्तर पर वो संचालित होता है, सभी जिलों और तहसीलों में उसका कार्य रहता है। तो उसका जो है यहाँ मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का भी काम मैंने पूरा निभाया उसके अध्यक्ष के नाते और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी मैं उसमें रहा।
इसके साथ साथ जो सेवा भारती संगठन है, उस सेवा भारती में भी जो महाकौशल प्रांत के सचिव के नाते भी मैंने अपनी भूमिका निर्वहन किया। इसके साथ साथ संघ में भी निरंतर जो दायित्व रहे हैं तो वो भी उसका भी मैं निर्वहन करता रहा, और संघ के जो प्रशिक्षण होते हैं वो भी मैंने समय समय पर लिया, और संघ में अनेकों बार प्रशिक्षण देने के लिए अवसर प्राप्त हुआ तो उसके लिए भी हमको जाने का अवसर मिला। तो कुल मिला के जो मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत सौभाग्य था कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, और मुझे गढ़ने के लिए, मुझे रचने के लिए, जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि जो हम तो एक गीली मिट्टी जैसे थे, लेकिन जिस प्रकार से हमको आकार स्वरूप दिया गया, और जब सन 2018 में 4 अगस्त 2018 को मुझे आयुक्त दिव्यांगजन मध्य प्रदेश की जो जवाबदारी मुझे मिली, तो मैं समझता हूँ मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े पद पर मैं आ सकूँगा। परंतु जो नज़रें थी लोगों की, और जो हमारे जो चाहने वाले लोग हैं उनकी जो नज़रें थी, उनका जो आशीर्वाद था, जो प्रभु का आशीर्वाद था, वो एकदम सटीक था, और उन्होंने हमको चुना। और बस एक ही बात संदेश मिला था कि वहाँ एक स्वयंसेवक बैठा है, ऐसा कार्य आपको करना है, और सभी को लेकर के, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी धर्म आस्था को मानने वाले लोगों के लिए, सभी गरीब अमीर जो भी आपके सामने आएंगे उनके लिए, किसी भी जात धर्म का हो, उसको आपको मदद करनी है और दिव्यांगजनों के लिए काम करना है। तो ये लगातार मैं उसमें करता रहा था। तो ये तो बहुत ही प्रेरणादायक यात्रा है। निश्चित रूप से व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है, और यही आरएसएस की मूल सोच है जिसको आपने चरितार्थ किया। और ऐसे अनेक कार्यकर्ता निकलते हैं और राष्ट्र और स्वयं सेवा हर तरह से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो दिव्यांगजनों की 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी लगभग 15 लाख है। ये वो वर्ग है जिसकी सेवा करना सबसे बड़ा दायित्व है मानव जाति के लिए, और उसमें आपको प्रशासन के पद पर रहते हुए सेवा का मौका मिला। सरकार का भी जो उद्देश्य है, जो सरकार की धारणाएं हैं, उनमें वंचित वर्ग सबसे पहले है। तो ऐसे में 2018 से अब तक का जो सफर रहा, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर दिव्यांगजन खड़े हुए थे जब आपने जवाबदारी ली, और अब वो कहाँ तक पहुंचे हैं? उनकी यात्रा में आपके माध्यम से किस तरह की एड ऑन हुए, वैल्यू एडिशन हुआ? ये बताना चाहूँगा कि 2008 के बाद से पहले भी काम किया जा रहा था। 2008 के बाद से जब हम लोगों ने सक्षम के माध्यम से और सेवा विभाग के माध्यम से जब हम लोगों ने दूरस्थ अंचलों को लिया, देखिए ज़्यादातर काम कहाँ होते हैं, शहरों में होते हैं, बड़े शहरों में पहले होते हैं, छोटे शहरों के नगर केंद्र में होते हैं। परंतु हम लोगों ने उसको चुना कि हम दूरस्थ जाएंगे, विशेषकर हम लोग जनजातीय क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र के हमारे जो पीड़ित जन हैं उनकी सेवा करके, उनको जो अधिकार नहीं मिल पा रहा उसकी चिंता करेंगे। तो वो जो अभियान चला, और हम लोगों ने जो बड़े बड़े शिविर, और 3-3 दिन के, 2-2 दिन के शिविर, 5-5 हज़ार की संख्या से, 10-10 हज़ार संख्या से बड़े बड़े शिविरों का आयोजन किया, तो उसमें सफलता मिल रही थी। उसके बाद वो जो मिशन, हमने जो एक अनुभव हमारा जो था दिव्यांगजनों के बीच में काम करने का, उनकी समस्याएं क्या है, वो उनकी क्या इच्छा है, कैसे उस समस्या को निराकरण किया जा सकता है, कैसे बाधा उनकी हटाई जा सकती है। जैसे ही इस मौका हमको 2018 में हमको आयुक्त दिव्यांग के पद पर मिला, तो हमने ये योजना बनाई कि हमने जो हमारे अधिकार हैं, हमारे जो हम कैसे अपने अधिकारों के माध्यम से दिव्यांगजन की मदद कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। एक महाकौशल अंचल कहलाता है हमारा, जो जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है। मध्य भारत जैसे भोपाल और नर्मदापुरम, बैतूल, ये सब हमारा एक क्षेत्र कहलाता है। राजगढ़ और गुना, ग्वालियर, ये मध्य भारत कहलाता है। महाकौशल में इंदौर, उज्जैन का क्षेत्र कहलाता है। तो आप देखिए कि यहाँ भोपाल में, राजधानी में बैठ करके, और आप दूरस्थ अंचलों को दिव्यांगजनों की मदद दी सकते हैं। उनको आने जाने की भी समस्याएं बहुत सारी हैं। तो हमने निर्णय लिया कि हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे, हम सप्ताह में 2 दिन 3 दिन यहाँ रहेंगे, बाकी 3 दिन हम क्षेत्र में जाएंगे। और ऐसे जगह क्षेत्र जा करके हमने जो, हमें जो न्यायिक पावर्स थे, हमने अपनी जो न्यायालय यहाँ लगती थी, वो न्यायालय की पूरी टीम को लेकर के हमने मोबाइल कोर्ट, चलित न्यायालय हमने वहाँ पे लगाना शुरू किया। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब चलित न्यायालय हम लगाते हैं तो 1 माह पूर्व उसकी सूचना दी जाती है, जगह जगह उसके वहाँ पे क्षेत्र में प्रचार होता है। तो जब वहाँ पे हम चलित न्यायालय लगाए, जैसे हम डिंडोरी में हमने जो अपना जनजातीय कल्याण केंद्र, बहुत बड़ा एक केंद्र चलता है संघ की दृष्टि से, तो वहाँ पर जब हमने अपना शिविर लगाया था तो वहाँ लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास लोग आए थे। तो सोच सकते हैं कि वहाँ जब हमको लगा कि कलेक्टर साहब से हमारी वहाँ की चर्चा हुई, तो कलेक्टर साहब ने, नहीं सर, हमने यहाँ पूरा काम कंप्लीट कर लिया है जो हम लोग देख रहे हैं,
मैंने कहा नहीं, अपने को अभी एक बार और प्रयास करना पड़ेगा। जब प्रयास किए तो एक दिन में 350 से 400 नए दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट हमने बनाए। जो संख्या आप 15 लाख बता रहे हैं, तो उसमें हम लगभग 8,80,000 के आसपास हम लोग जो है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बना चुके हैं। ये बड़ा आंकड़ा है, देश में प्रथम स्थान हम लोग उसमें चल रहे हैं काम करने में। तो वो छूट गए थे। जब तक हम उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक हम कोई भी योजना, चाहे भारत सरकार की हो चाहे मध्य शासन की, कोई योजना का लाभ उस दिव्यांग को नहीं मिल सकता, ना उनको पेंशन मिल सकती, ना अन्य योजना का लाभ मिल सकता है। तो सबसे मस्ट है उनका वो कार्ड बनना, उनका सर्टिफिकेट बनना। उसको मिशन के रूप में लिया कि उनके बनाएंगे सर्टिफिकेट। तो उसमें बहुत कठिनाई है, चिकित्सकों की समस्या है, कमी है, लेकिन फिर भी जद्दोजहद के बाद भी, लगातार प्रयास करने के बाद भी, और हम लोग को सफलता मिल रही है और सफलता मिली है। और आज जो है आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो अब बहुत ही कम ऐसे दिव्यांग मिलते हैं जिनको उनके कार्ड नहीं बना, उनको योजना का लाभ मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूँ, और उनकी दुआएं हैं, उनका असर है कि जो हमको आज इतना जो है हमें राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार मिला, जैसा कि हम प्रयास किए 3 दिसंबर 2023 को। तो अभी काम और निरंतर जारी है, उसमें और भी कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आह्वान करना चाहूँगा हमारे समाज के सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे जो स्वयंसेवी संगठनों में काम करने वाले लोग हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, समाज सेवक हैं, वो दूरस्थ अंचलों में ऐसे जो हमारे लोग हैं उनके लिए जरूर चिंता करें, तो हम जरूर सफलता पाएंगे। कि वो वहाँ दूर तक योजनाओं का लाभ ले जाना और उनको प्रामाणिकता से दिलवाना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपने जो प्रयास किए, निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन के बिना तो किसी को कोई योजना का लाभ मिल नहीं सकता, और दिव्यांगजन तक आप खुद पहुंचे, आपने चलित न्यायालय लगाए, ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन समाज की दृष्टि से हम देखें, सरकार की दृष्टि से, तो निश्चित रूप से बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से कार्यक्रम हैं, उनको न्याय दिलाने के बहुत से नियम अधिनियम हैं, लेकिन क्या समाज उनके प्रति अवेयर है? समाज में दिव्यांगजनों के प्रति वही भाव है जो अन्य लोगों के प्रति होता है? क्योंकि मानव वैसे तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, लेकिन कई लोग ऐसी अपंगता के साथ, ऐसी कमियों के साथ पैदा होते हैं जो निश्चित रूप से उनके खुद के जीवन के लिए एक बहुत कठिन संघर्ष और चुनौती होता है। ऐसे में समाज का साथ न मिले, सरकार का साथ न मिले, न्याय न मिले, तो उनका जीवन तो और दूभर हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर आपने क्या महसूस किया अब तक? देखिए, इसकी ये एक बहुत बड़ी मतलब समस्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जानकारी देना, और किसी भी योजना के बारे में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, वो उसके सभी प्रावधानों में क्या क्या सुविधाएं दिव्यांगजनों को है, ये दिव्यांगजनों को भी नहीं मालूम है, उनके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है। और जब हम ज्वाइन किए तो जब हम जिले में हमने जाकर के जो एडवोकेसी बैठक का भी हमने कार्य शुरू किया, वो भी पहले कभी नहीं होता था। हमने एडवोकेसी बैठक, मतलब जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को एक दिन बुला करके और लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा की उनकी कार्यशाला करते थे, और उनको सब योजनाओं के बारे में बताते थे, उनसे फीडबैक लेते थे कि इस योजना में आपका विभाग क्या कर रहा है। क्योंकि सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग नहीं है जो दिव्यांगजनों में काम करेगा, सभी डिपार्टमेंट, जैसे PWD PIU जो है, जो निर्माण कार्य करते हैं, तो वो बाधा रहित बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो हमारे बच्चे आते हैं, उनको वो सब सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कितने बच्चे नए चिन्हित हुए हैं, उनके लिए क्या हो रहा है। तो उनको शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रों में उनको करने के लिए तो जो एडवोकेसी बैठकें थी, तो वो एक प्रकार से हम उनको सिखाते थे कि भाई कैसे इसको करना है। और जिस जिले में एक बार इस एडवोकेसी बैठक हो गई, तो उसके बाद जब वहाँ दोबारा हम जब जाके देखे तो एक बड़ा परिवर्तन हमको दिखाई दिया। लोगों की करने की इच्छा है, हमारे अधिकारियों में सब में इच्छा है, और हमारे समाज के जो लोग हैं उनके बीच में भी जाकर के हम जाके बैठते थे। बकायदा जब जाते थे तो सर्किट हाउस में, भाई शाम को आ जाइए, जब जैसे समय आ जाइए, तो लोगों को बुला करके उनसे चर्चा करते थे। और वहाँ जो दिव्यांगता क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनको बुला के बातचीत करते थे। तो अब स्थिति मैं सोचता हूँ कि जो पूर्व की स्थितियाँ जानते होंगे, जो लोग दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, ये पक्का जानते होंगे कि यार बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश में आया है। आप किसी भी जगह किसी क्षेत्र में जाएंगे तो लोग जानते हैं। और एक बात और भी है, कम से कम कमिश्नर डिसेबिलिटी को तो हर दिव्यांग, हर वो काम करने वाला व्यक्ति मुझे जानता है, व्यक्तिगत जानता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे हजारों ऐसे दिव्यांगजन हैं जो सीधे मेरे से फ़ोन पे कनेक्ट रहते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आएगा, जब मेरे को समय मिलता है मैं बिल्कुल राउंड द क्लॉक कोशिश करता हूँ कि यार किसी का फ़ोन आया है, किसी का मैसेज आया है तो उसको मैं जवाब दे दूँ। पूरी कोशिश मेरी रहती, भरसक प्रयास। कभी कुछ लोग चूक जाते हैं, वो तो अलग बात है, नहीं तो उनको प्रयास करता हूँ। और एक और हमने संदेश दिया कि भाई आपको यहाँ तक, भोपाल तक आने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ईमेल कर दीजिए, आप किसी भी तरह से मैसेज करवा दीजिए किसी के माध्यम से, आपकी समस्या के लिए तत्काल हम यहाँ से नोटिस जारी करेंगे, तत्काल कार्रवाई करेंगे। तो वो चीज़ किया। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपका सवाल है कि समाज में जन जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। अब जैसे दिव्यांग से दिव्यांग कोई अगर विवाह करता है तो 1 लाख रुपए मध्य शासन देता है,
और दिव्यांग से कोई समान व्यक्ति प्रोत्साहित होकर कि एक जिम्मा लेगा दिव्यांग का, मैं इसके साथ जीवन निर्वहन करूंगा, तो उसको शासन 2 लाख रुपए देता है। परंतु शादी विवाह हो जाता है लेकिन वो स्कीम का लाभ नहीं ले पाते, तो वो पीड़ा का विषय हो जाता है कि यार इतनी हमारी महत्वाकांक्षी योजना है हमारी, तो वो अगर उसका लाभ नहीं ले पाते तो तकलीफ होती है। नहीं, आपने सही कहा। एक और बात की, संघ जो कि दिव्यांगजनों के लिए पहले से ही कार्य करता रहा, शासन के बगैर सही है, लेकिन आज तो संघ से जुड़े हुए अनुषांगिक संगठन सत्ता पर काफी ज्यादातर राज्यों में है, और खासतौर पे केंद्र सरकार में 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक स्वयंसेवक बैठा हुआ है। तो यदि इस सिनेरियो को देखें 10 साल के, और आपको सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त के रूप में सम्मानित किया गया, और आपका पूरा देश के सिनेरियो को लेकर एक अध्ययन है, क्या आपको लगता है पूरे राष्ट्र के स्तर पर दिव्यांगजनों की स्थिति को लेकर आपका क्या ऑब्जर्वेशन? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट दिखता हूँ कि जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने हैं, तो मैं तो उनका धन्यवाद आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले तो दिव्यांग शब्द दिया, कि अनेकों शब्द से बुला के उनको पुकारा जाता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह होते थे, मन को पीड़ा पहुँचाते थे। लेकिन जब से दिव्यांग शब्द दिया तो स्वाभिमान बढ़ गया। दिव्यांगजन जो एकदम बिल्कुल उससे बात करते हैं कि नहीं, हम भी दिव्यांग, हम अलग हैं, मतलब अच्छा हम काम कर सकते हैं। और दिव्यांगता से दिव्यता की ओर ले जाने का जो मिशन है जो हमने बनाया मध्य प्रदेश में, तो दिव्यांगों को आगे ले जाना, उनको आगे ले जाने का जो प्रयास है, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो फोकस हुआ दिव्यांगों के लिए, एक तो सबसे पहले जो एक्ट था वो पहले दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम था 1995, उसमें दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य, पुनर्वास, ये सब बातें होती थी। परंतु 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बना, उसमें एक अधिकार शब्द जुड़ा, दिव्यांगजनों के अधिकारों की बात होती है। दिव्यांगजनों को सिर्फ पुनर्वास, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है। दिव्यांगजनों के अधिकार, जो भी चीज़ है वो दिव्यांगजनों का अधिकार है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने जो अभी जो जजमेंट दिया जाते जाते कि जो बाधा रहित आप वातावरण बना रहे हो दिव्यांगजनों के लिए, रैंप, रेलिंग और जो ब्रेल और साइनेज सब बना रहे हो, आप जो सारे जो मीडिया के साधन है उसमें भी आप देखते होंगे, आपके चैनल में नीचे पट्टी चलती है कि आप जो बोल रहे हैं वो चलता है, जो सुन नहीं सकता है वो आपकी बात सुन नहीं पा रहा, लेकिन नीचे लिखा हुआ आ रहा है। फिल्मों में भी वो चीज़ आ रही है। ये है असर कि हर जो आप फिल्में बन रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें दिव्यांगजनों का ख्याल रखा जा रहा है। आप रेलवेज में जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, आप बस स्टैंड पे जाएंगे, सिनेमा घर में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, सब जगह दिव्यांगजनों के लिए बड़े बड़े टॉयलेट बन रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। जो नहीं कर रहा है तो उसको पाबंद किया जा रहा है, इसमें सजा का प्रावधान भी है। तो वो सब चीज़ें भी हो रही हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो इसमें समझ लीजिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए जो काम हम लोग यहाँ देश में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, जो क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं हैं, लेकिन आप देखिए सब सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं और आसान जीवन, सुलभ जीवन जो हो रहा है वो उसमें आपको स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। आप मेरे कार्यालय में यहाँ जब आएंगे देखेंगे तो मेरे कार्यालय में पूरा एक व्यक्ति जो व्हीलचेयर वाला यूजर वाला सीधा मेरे चैम्बर तक आ सकता है, उसको कोई सीढ़ी नहीं चढ़ना है, मेरे को आसानी से वो इजिली आ सकता है। वो छोटी वाली जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो तो मोटरसाइकिल लेके मेरे चैम्बर में आ जाते हैं। हाँ, वो रुकने की जरूरत नहीं, कहीं भी आ सकते हैं। ये वातावरण की आवश्यकता है। अगर यहाँ तीसरी मंजिल में जाना है तो उसके लिए बाकायदा लिफ्ट लगी हुई है, सब सुविधा है यहाँ पर, तो ये सुविधा करना बहुत जरूरी है। अब आप जैसे महाकाल मंदिर का दर्शन करने जाते हैं तो जो दिव्यांग हमारे जाते हैं तो महाकाल मंदिर में भी आप देखेंगे कि महाकाल मंदिर में व्हीलचेयर यूजर भी जो है गर्भगृह तक जा करके और दर्शन कर सकता है। पहले नहीं था ये सुविधा। आप जाइए, हर जगह रैंप रेलिंग बन रहे हैं, तो हर जगह चाहे पर्यटन स्थल हो, चाहे हमारे चिड़ियाघर हो या हमारे जैसे नेशनल पार्क हैं, वहाँ पर भी दिव्यांगजन कैसे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं उसको लेकर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी जगह व्हील चेयर और सब सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। और ये सिर्फ दिव्यांगजनों की बात नहीं, हमारे वृद्धजनों की बात भी, हमारे माता पिता जो बुजुर्ग हुए हैं उनको भी तो तकलीफ होती है बाहर जाने में। अरे बेटा हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ तो सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं, अब हम लोग सब जगह सुविधा करने का काम कर रहे हैं। और अभी बहुत जल्द आप देखेंगे जो अभी बसेस चलती हैं ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में, वो भी लो फ्लोर बसें होंगी, उसमें भी सब सारी चीज़ें जो है उनको व्हील चेयर कैसे अंदर जा सकती है, कैसे उसमें अटैचमेंट हो सकता है, उसको लेकर भी हम लोग जो है वो कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार संवेदनशील है और जो योजनाएं, कार्यक्रम, विकासोन्मुख जो गतिविधियां हैं उनमें उनका ख्याल रखा जा रहा है, यानी उनका अधिकार, उनके प्रति संवेदनशीलता दिख रही है। लेकिन अब बात आती है उनके प्रतिनिधित्व की। समाज के विभिन्न कार्यों में, गतिविधियों में, शासन के विभिन्न प्रकल्पों में, राजनीति में दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व को लेकर अभी क्या स्थिति है? दिव्यांगजनों को हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए, इसके लिए शासन प्रयास कर रहा है। सभी क्षेत्रों में अभी विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से सभी विभागों में, और चाहे नगरीय निकाय हो, नगर पालिका, नगर निगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय,
जितने भी हमारे सभी में जो है भर्तियां हो रही हैं और काफ़ी जगह उनकी पूर्ति भी हो चुकी है। तो दिव्यांगजनों को अवसर मिल रहा है। दिव्यांगजनों को शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिल रहा है। वो अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसमें भी सरकार सहायता दे रही है। कोई अगर मान लीजिए कि प्रशासकीय सेवा में आना चाहता है तो उसमें जो हमारे जो पीएससी यूपीएससी कोई करता है दिव्यांग, उसको भी उसमें सहायता मिल रही है। हमारे मध्य प्रदेश में माननीय कृष्ण तिवारी जी हैं जो कि आईएएस हैं और उमरिया कलेक्टर थे, अभी नर्मदापुरम के कमिश्नर हैं, वो संभाग कमिश्नर हैं। तो दिव्यांगजन आगे आ रहे हैं। आपने राजनीतिक क्षेत्र की बात की, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों को जो है हर नगरीय निकाय में जो उनकी पार्षदों की संख्या होती है, कारपोरेट संख्या होती है, वहाँ पर एक विधानसभा जो है, एक जो पार्षद का क्षेत्र है वो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित होना चाहिए। और जो विधानसभा है, जितने भी राज्यों की विधानसभा, वहाँ हर विधानसभा में एक विधायक जो है हमारे दिव्यांगजन को लेना चाहिए। लोकसभा में भी एक सीट जो है वो दिव्यांगजनों की आरक्षित होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने प्रस्ताव भी दिया है, शायद उसमें निर्वाचन आयोग और शासन उसमें निर्णय लेगा। तो मैं निरंतर जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको अधिकार मिले, वहाँ वो अपनी बात रख सकें, इसको लेकर मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। देखिए, एक और सवाल आता है, इससे हट के सवाल आपके स्वयं के व्यक्तित्व कृतित्व से, कि संघ से निकलकर एक व्यक्ति जो सुगठित होता है और वो जब सार्वजनिक क्षेत्र में किसी पद पे बैठता है तो परिवर्तन दिखता है। आज के सिनेरियो में जब राज्यों के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे बीजेपी लंबे समय तक काबिज और इस तरह की भूमिकाएं मिलती हैं, तो स्वयंसेवक होने के नाते आपको क्या लगता है कि स्वयंसेवकों को यदि इस तरह की भूमिकाएं और महत्व मिलता रहा तो बहुत जल्दी देश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, जब किसी का व्यक्तित्व विकास होता है ना, उसके उसके उसको उसको मौका मिलता है सही ढंग से, और सही ढंग से उसको सपोर्ट करके उसको तराशा जाता है, तो वो अपने स्वयं के लिए नहीं जीवन जीता है। मैं रियल मानता हूँ कि लोग कुछ भी सोचेंगे, लेकिन मैं अपने स्वयं के लिए कभी जीवन नहीं जीता। मैं काम करने में विश्वास करता हूँ और मेरे को जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं उसको बिल्कुल उसी जिम्मेदारी में खो करके और पूरा पूरा निर्वहन करता हूँ। तो ऐसा ही जो हमारे जो बाकी लोग जिनके आप बता रहे हैं वो सभी लोग इसमें कर रहे हैं। और आज देखिए कि बहुत छोटे छोटे लोग जिनके बारे में लोग सोच नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे लोग आज बड़े बड़े नेतृत्व में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकते थे। मगर कुछ लोग हैं जो देखते रहते हैं और वो सही स्थान पर उनको ला के रखते हैं, बैठाते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। हम लोग निरंतर सुनते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा विषय है कि हम तो अपने काम पे लगे रहें, परंतु हमारा ईश्वर जो है, हमारे प्रभु हैं, वो देख रहे हैं और निश्चित रूप से हमको आगे पथ प्रदर्शक बनते हैं और हमको जो भी आगे कार्य करने के लिए जो अवसर मिलता है तो उस अवसर को उपयोग करके और लोगों की मदद कर सकें और राष्ट्र के विकास में अपना कुछ योगदान दे सकें, अपने प्रदेश के विकास में कुछ योगदान दे सकें और समाज को सही दिशा में ले जाने वाली बात होना चाहिए। जिस प्रकार से समय समय हम लोग देखते रहते हैं कि लोग भ्रम फैलाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, सत्यता से जो सत्यता है वो नहीं बता करके। हमारा देश का आप देखिए कि देश के हम आज़ादी के पूर्व मतलब 1857 की क्रांति से लेकर के आप देखिए हमारे देश में किस प्रकार से सब चीज़ें विघटनकारी लोगों ने जो है शक्तियों ने कितने नहीं प्रयास किए हैं, मगर कोई तो ऐसी बात है जो हम लोग ये मिटने नहीं दे रही है। हम लोग एकजुट बने हुए हैं। जो हमारा मूल जो हमारा जो आत्मा जो है, हमारे भारत देश की जो आत्मा है, वो बहुत पवित्र स्थिति में रहना चाहती है। गलत चीज़ें बहुत प्रयास करती हैं, अचानक कुछ चीज़ आ जाती है, गलत भ्रम फैलाने का प्रयास करती हैं, गलत चीज़ आती है, जबकि उसका कोई सत्य से वास्तविकता ही नहीं रहती है। लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं कभी कभी वो थोड़ा सा भ्रमित भी हो जाते हैं। उस भ्रम को दूर करने के लिए हमको समय से प्रयास करना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। देखिए, अब यही बात है कि राजनीति में जब तक शुचिता वाले लोग, आदर्श वाले लोग, सुगठित लोग, आपके जैसे संगठित लोग नहीं होंगे, तब तक राजनीति में पूर्णतः शुचिता लाना बहुत कठिन होगा। एक दो स्वयं सेवकों से काम नहीं चलेगा, आप जैसे अनेक लोगों को मुख्य धारा में आना पड़ेगा। और आपने लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से दिखा भी दिया है कि आप राजनीति के लिए भी सक्षम हैं, फिट बैठते हैं बौद्धिक रूप से, और जिस तरह से आप सेवा कार्य करते हैं, लगातार जनता के बीच में जाते हैं, कनेक्ट करते हैं दिव्यांगजनों के बीच, आपने जिस तरह से कार्य किए हैं, उससे तो लगता है कि संवेदनशीलता के साथ बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का गुण आपके अंदर है। तो राजनीति में जाने के बारे में आपने क्या सोचा है, और अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि राजनीति में आपको मौका मिले, टिकट मिले और आप कार्य कर सकें? मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि मैं किसी प्रकार के चुनाव की राजनीति में नहीं जाना चाहता, न चुनाव लड़ना चाहता हूँ।
ना ही मुझे किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा की मेरे को सोच भी रखता हूँ। बस इतना जरूर विचार रखता हूँ कि मैं अब जो समाज में हमारे जो भ्रम फैलाया जाता है, हमारे जो समाज के जो अंतिम वर्ग को, विशेषकर हमारे जो दलित वर्ग को, जो छोटे समाज के लोगों को जिस प्रकार से लोग बरगलाते हैं, वो जो अंदर चल रहा है, और जो ऐसा समझ में आता है कि वो जो ताकतें हैं वो अपने देश की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ताकतें आकर के यहाँ पर हमारे जैसे मैं जिस समाज से आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में और इस प्रकार के छोटे समाजों में जिस प्रकार से स्थितियाँ बनती हैं, वो बहुत गलत हो जाती हैं, और वो तात्कालिक निर्णय लेकर के गलत दिशा में हमारे चले जाते हैं। वो उसको रोकने की आवश्यकता है। और ये मैं किसी भी राजनीतिक दल की बात नहीं करूँगा, कोई भी राजनीतिक दल होगा, वो अगर इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देता है, वो बहुत गलत बात है। वो हमारे समाज, हम लोग को संगठित रहने की आवश्यकता है। हम जब तक सब लोग एकजुट रहेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे समाज में आज हम आपकी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, इनकी जाति अलग है, उनकी जाति अलग है, ये सब देखेंगे, हमारे देश में ये सब चलने वाली चीज़ नहीं है। हम सब लोग जो हैं एकजुट रह करके और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने जिस प्रकार से एकत्व भाव जो उन्होंने बताया, वो सोचने की बात है। हमारे प्रथम गृह मंत्री थे भारत देश के, क्या उनकी मंशा थी, सोचिए आप। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कैसा उनका सोच विजन था। आज उनके विजन को लेकर चलने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर खेलों के माध्यम से हमारे दिव्यांगजन भी खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, वहाँ अपना परचम लहरा रहे हैं। और जो अब विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी बड़ी बड़ी एक स्थितियाँ बन रही हैं, आपसी युद्धों की स्थिति बन रही है, लेकिन हमारा देश लीड कर रहा है, हमारा देश स्थिर बना हुआ है। इसको अब आगे हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए मेरा कहीं भी अगर कहीं सहयोग की आवश्यकता होगी, कहीं मदद की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मैं जरूर हमेशा काम करूँगा। हर व्यक्ति अपने जीवन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, उसका एक लक्ष्य होता है, करियर से जुड़ा हुआ लक्ष्य, खुद की जिंदगी से जुड़ा हुआ लक्ष्य। आप यहाँ तक पहुंचे, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, एक पड़ाव इसको कहना चाहिए। आगे आपने स्वयं के लिए क्या तय किया है? किस तरह की धारा रहेगी, दिशा रहेगी, कार्य रहेगा? पाठक जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पूर्व में बताया कि मैं स्वयं अपने लिए कभी कुछ चीज़ तय नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल अपना काम में लगा रहता हूँ। और हमेशा मैंने अपने जीवन को बहुत ही प्रामाणिकता से जीने का प्रयास किया है। जो ये कमिश्नर डिसेबिलिटी का जो ये जिम्मेदारी है, ये आसान नहीं है, कठिन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं, वो बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे इनको पर कोई आरोप लगा दिया जाए, झूठा आरोप लगा दिया जाए, कैसे इनको प्रयास किया जाए। मगर वो मेरे 6.5 साल में जो हो रहा है यहाँ पर, वो ये सिद्ध नहीं कर पाए और न कुछ कर पाया, और मैं आगे हूँ। वो मेरे लिए जीत का विषय है। तो मैं निश्चित रूप से, मैंने बताया कि मैं स्वयं कोई चीज़ तय नहीं करता हूँ। हमारे प्रभु हैं, हमारे चाहने वाले जो लोग हैं, हमको जो जिनका आशीर्वाद प्राप्त है, वो निश्चित रूप से निर्णय लेते हैं। और निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि मैं अपने इस जीवन का पूरा जो उपयोग है, वो हमारे राष्ट्र के लिए और अपने विचार परिवार के लिए, विचारधारा के लिए लगाना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप रजक जी। आपने अपना मिशन, विजन क्लियर किया, साथ में अपने कार्यों को भी साझा किया। जिस तरह से संदीप जी ने दिव्यांगजनों के लिए कार्य किया है, एक उदाहरण पेश किया है, और इसी जोश और जज्बे के साथ वो अपनी जिंदगी के आगे के चरण, आगे के पड़ाव में कामयाब हो और जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए करें। कर्तव्यों की पूर्ति के साथ, देश सेवा और भावनाओं के साथ अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाए, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद रजक जी। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।